बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स की सीरीज़ के स्टार्टअप। और सबसे पहला जो हम करने जाएंगे वो होगा मेहरान यूनिवर्सिटी का पेपर 2023 का। ठीक है जी। 2023 का पास पेपर हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चन है, पहली बात बता दूँ। ठीक है, 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों सर? मेहरान में तो आपने समझाया भी है और दूसरों ने भी बताया कि 25 क्वेश्चन होते हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन लास्ट 2 या 3 साल से ना क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में भी पेपर हो रहा है, इवनिंग में भी पेपर हो रहा है, और एक नहीं, 1 2 या 3 दिन तक पेपर चल रहा है। तो जो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो पेपर आए हैं ना, मॉर्निंग इवनिंग के, वो सारे मिला के कोई कुछ क्वेश्चन 25 से ज़्यादा बने, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो इसलिए हम वन बाय वन चलते हैं, चीज़ों को आगे आगे समझते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं सॉल्व भी कराऊंगा, और उसके साथ साथ क्या बन सकता है, कैसे कैसे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चले चलते हैं जी। मेहरान यूनिवर्सिटी के हमारे पास स्लाइड आ चुकी है पहली से। ओके, तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है डायमेंशन और यूनिट का। अच्छा, मैंने इसके अंदर टॉपिकल पास पेपर्स करवाए हुए हैं। टॉपिकल से मुराद ये है कि जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी लिखा हुआ है, और बाकी टॉपिक्स के मिला के मैंने क्वेश्चन लिखे, एक टॉपिक में कितने आए, दूसरे टॉपिक में कितने आए, तो ये आपको टॉपिकल पास पेपर्स है। ठीक है जी। यूनिट एंड डायमेंशन। अच्छा जी, यूनिट एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द वर्क इज सेम एज। ठीक है जी। किस वर्क की डायमेंशन जो है वो किसके इक्वल है? तो बच्चा, डायमेंशन जो है वर्क की और एनर्जी की सेम होती है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर हम क्या कहते हैं कि वर्क की डायमेंशन निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा एफ डी। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू MA/D। अब हम डायमेंशन लिखते हैं। मास की डायमेंशन होती है बेटा आपके पास M। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, और D की डायमेंशन होती है L। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू ML² T-2। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, वर्क की डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर है, वर्क की डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है, वर्क की डायमेंशन किसी भी तरह की कोई एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी है, चाहे वो साउंड एनर्जी है, चाहे कोई और एनर्जी है, उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर ही होगी। ठीक है, चाहे वो आपका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू MC² का हो, चाहे वो आपका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू HF का हो, सबकी डायमेंशन बराबर है। तो बस आपको एक और बात, वर्क की डायमेंशन टॉर्क के बराबर भी है। तो अब आपको क्या करना है कि डायमेंशन समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप वर्क की डायमेंशन याद करें, फिर ये याद कर लें कि इसकी डायमेंशन किस किस के बराबर है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा बजाय इसके कि आप सबकी सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है सर वेबर। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा पूरा बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसा क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B.ΔA। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो B है, यानी ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, इसका यूनिट हमारे पास है टेस्ला, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, जो कि बन जाएगा वेबर के। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज, हाँ जी, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल, क्योंकि वाट पावर का यूनिट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो नहीं हो सकता। न्यूटन फोर्स का यूनिट है। ओके, और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। तो जो प्रेशर का यूनिट निकला वो एक ही है, वो क्या है हमारे पास? पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, हाँ, स्टेरेडियन ऑफ द यूनिट ऑफ किसका? सॉलिड एंगल का, स्टार का, मून का, सन का। हाँ, एक बात बताऊं, देखो भाई, बात में एक बड़ी आसान सी बात है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, ताकि मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करा रहा बल्कि समझाऊंगा भी आपको। ये देखो, ये है प्लेन एंगल। क्या आपके पास एक सिंपल सर्किल यानी रिंग टाइप, बॉल टाइप नहीं, एक होती है ना फुटबॉल टाइप, वो नहीं, रिंग टाइप, चूड़ी की तरह ऐसे कोई चीज, या कोई रिम है उसकी तरह ऐसे कोई चीज, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ इस तरह की कोई चीज, और इसके अंदर
जो टू डायमेंशनल एंगल होगा उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, और इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन। ठीक है, अब ये देखो, ये बॉल टाइप चीज है जिसे हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। स्फीयर टाइप चीज का जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं क्या, स्टेरेडियन। तो इसका मतलब सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, स्टेरेडियन है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, हाँ जी, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। हालांकि कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन यहाँ पे देखो आपने वो नोट करना है किसका, एस आई यूनिट। तो एस आई यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है भाई, जूल है, बाकी कैलोरी जो है वो एस आई यूनिट नहीं है, इसलिए सूटेबल ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, जूल होगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज। अब पहली बात तो ये कि देखो मैं आपको बता दूं कि दो लफ्ज यूज होते हैं, एक होता है रेजिस्टिविटी और दूसरा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला आपके पास है, तो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब जो आपने पढ़ चुका है जिसका यूनिट है ओम। रेजिस्टिविटी का मतलब ये देखो, एक ऐसी बॉडी या ऐसा शेप जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो। याद रखिएगा, ये जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ऐसे पॉइंट को उसके अंदर जो एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो फाइंड कर लो कि आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है आपके पास ओम, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी का तो फाइंड करना है, इसे रहने देते हैं, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ओके, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा अब, ठीक है, ये हमारे पास, और ये m इधर आ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक हो गया, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ओम मीटर। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का सिंपल यूनिट आ गया ओम मीटर। ओके जी, ये आपके पास ऑप्शन सी इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, हाँ, Q इज इक्वल टू सी वी, ये रहा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, और इसका जो एक्चुअल SI यूनिट है वो क्या कहलाता है, फैराड कहलाता है। ये ऑप्शन भी आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन, बड़ा मजेदार सवाल है, आसान है। एक्सेलरेशन का मतलब A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T। ठीक है, इसका बेटा जो बेस यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे से डायमेंशन निकाल लो, मीटर की डायमेंशन L निकलेगी, सेकंड की डायमेंशन T निकलेगी, ऊपर -2 लगा हुआ है, तो ये बन गया आपके पास, सॉल्व हो गया। ओके जी, आगे बढ़ जाओ, द SI यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका दूसरा किसके बराबर है बेटा, फोर्स कांस्टेंट का और सरफेस टेंशन का, ये इक्वल है किसके, फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट का और सरफेस टेंशन का जो SI यूनिट है वो बराबर होता है न्यूटन पर मीटर। ओके, एज ऑफ अर्थ, ये वैल्यू याद करने वाली है, तो कितनी है, 1.4333 इंटू 10⁻17 सेकेंड। गूगल कीजिएगा तो आपके पास सेकंड में भी उसमें डेज में भी आ जाएगा, गूगल कीजिएगा तो ईयर्स में भी आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ, साइंटिफिक नोटेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है भाई, पावर ऑफ 10 में लिखी जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो आपको वैल्यूज याद होंगी ना, 2 इंटू 10⁵5, 3 इंटू 10⁻6, इस तरह की कुछ वैल्यूज, तो ये साइंटिफिक नोटेशंस वैल्यूज कहलाती हैं और ये पावर ऑफ दी 10 में लिखी जाती हैं। ओके, ऐसे यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट इज, अभी पीछे क्वेश्चन भी किया भी है फोर्स कांस्टेंट का, लेकिन मैं यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू KX। ठीक है, ये K जो है ना ये फोर्स कांस्टेंट है, तो K इज इक्वल टू फोर्स अपॉन X। K इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट है न्यूटन, नीचे आ जाएगा मीटर, तो मैं मीटर को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज, हाँ जी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले तो लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, वरना यूनिट तो ये लिख रखा है क्या, ओम।
SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओहम। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ द फोर्सेस, ओके वेरी गुड। डायमेंशन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। F इज इक्वल्स टू मास की डायमेंशन होती है m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है lt माइनस 2। ओके, है कहीं पर lt माइनस 2? कहाँ है भाई? नहीं है भाई, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ये मैं अपना गलती मानता हूँ कि मैंने सॉल्व गलत नहीं किया, लिखा हुआ ये कहीं गलत है। तो lt माइनस 2 है, इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आप मान लीजिएगा, ये आप लिख भी लीजिएगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF शेयर करूँगा उसमें मैं करेक्शन कर दूँगा, वो मैं करके फिर मैं PDF अपलोड करता हूँ ताकि आप जो है वो उसमें डाउनलोड कीजिएगा। देयर आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, हाँ जी 7 होते हैं, ठीक है। और मैंने बिना वैसे ही बोल दिया, हाँ 7 होते हैं। ये देखें, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये आपने पढ़े होंगे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 होती हैं। तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, इतना आसान सवाल भी दिया था क्या मेहरान वालों ने? बस भाई उनकी मर्जी है। ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज, ऐसा यूनिट ऑफ द करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? एम्पेयर होता है, चलने दो, ठीक। डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला भाई है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होती है t माइनस 1, नीचे आ जाएगा t, इसे ऊपर लेके जाएंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू t माइनस 2, दिस वन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 20, एक चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के लिए एंड प्रोड्यूस द करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको एक पूरी स्टोरी बनाता हूँ। फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T, अगर आपको याद हो ये ऐसे होता था, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, करंट का फॉर्मूला, सही है। तो उसको हमने Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T कहते हैं। तो Q कहता है करंट कितना है, 1 सेकंड के लिए कितना करंट गुजरा, 1 एम्पेयर का, ओके। टाइम कितना था, 1, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 कूलम, आंसर इज 1 कूलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21, 1 डे, एक दिन किसके बराबर होता है भाई? ये आपके सेकंड्स हैं, अगर न याद नहीं आए तो उसका आसान तरीका ये है कि आपको एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 2400, 24, ठीक है। 3600 को अब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 86400 सेकंड, ठीक है। अगर गूगल करेंगे तो ये डायरेक्ट वैल्यूज भी आ जाएगी, वरना कोशिश करो सॉल्व करना भी सीख जाओ। नल वेक्टर इज, नल वेक्टर किसे कहते हैं? नल वेक्टर उसे कहते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी कोई अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, इसे आर्बिट्री डायरेक्शन भी कहा जाता है। आर्बिट्री का मतलब कहीं पे भी, किसी भी टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो और अनडिफाइंड डायरेक्शन हो, वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा? आपके पास नल वेक्टर कहलाएगा। तो जनाब अब ये पहला सवाल आया है वेक्टर्स में से, उससे पहले देखो यूनिट एंड डायमेंशन से। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है किसमें से? वेक्टर्स में से। आगे बढ़ते हैं। स्केलर एंड वेक्टर में से एक और सवाल, वेक्टर क्वांटिटीज आर डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड उन्होंने लिख दिया, डायरेक्शन हम लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। F इज इक्वल्स टू ma। m क्या है, कौन सा मास है? सर ये इनर्शियल मास है, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास के बारे में पढ़ा होगा, इनर्शिया पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए क्या कहते हैं, इनर्शियल मास है। F इज इक्वल्स टू ma। लॉज ऑफ मोशन का एक और सवाल आ गया, क्या, कौन सा यूनिट है, लॉ है ये? भाई सेकंड लॉ है, ये तो मुझे भी पता है, 9th वालों को भी पता है, लेकिन कभी कभी बंदा भूल जाता है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? ऑल फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर 0, ठीक है। सब फोर्सेस और टॉर्क्स क्या हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स विल 0। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे चलते हैं।
ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये याद होगा, ऐसे होगा, ऐसे था, फिर यूं करके प्रोजेक्टाइल की ये जो हम फिगर बनाते हैं ना, मैंने तो टेढ़ी सी बनाई है, लेकिन ऐसे जो फिगर बनाते हैं ना, ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक है जी, तो ये रहा पैराबोला, ये ऑप्शन आपके पास इधर मौजूद है। ठीक हो गया। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडियन क्या है? रेडियन मेजर द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द सर्कल, ओके, मेजर द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द सर्कल, मेजर द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस, मेजर द रेशियो ऑफ, अब मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता दूं कि ये रेडियन कहाँ से आया। S इज इक्वल्स टू आर थीटा, आपने बेटा पढ़ा होगा एक फार्मूला। इस थीटा में से हम निकालते हैं, थीटा निकालते हैं, तो ये बनेगा S अपॉन आर। सही है। अब S क्या है और आर क्या है? आर को तो समझ लेते हैं, ये है हमारा रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस। अब सर एस क्या है, ये मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो, ये हमारा एक सर्किल है, और बनने में तो सर्किल नहीं है, मान लो सर्किल है। हम यहाँ से लेकर जब यहाँ तक जाते हैं तो ये कहलाएगा आर और ये कहलाएगा हमारा एस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की जो लेंथ है ना, उसको हम क्या कहते हैं? एस कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं भाई। वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होती है हमेशा, इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ इज डिफाइंड, और एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ इज, भाई बॉडी और अर्थ के दरमियान की जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम ग्रेविटी कह रहे होते हैं, तो आसान। 33 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये रही अर्थ, इधर तुम खड़े हो, इधर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो तुमने याद की होगी ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर एक बात याद रखना, जब भी तुम एंट्री को सॉल्व कर रहे हो ना और न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो इस वैल्यू को तुमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो ज़रा अजाब कम हो जाएगा। ठीक है। 34 एज ऑफ द यूनिवर्स, भाई ये रट्टे वाला सवाल है, याद कर लेना, 5 एक्सपोनेंट 17 या 4.344 इस तरह का वैल्यू आएगी। तो 5 एक्सपोनेंट 17 ईयर्स जो है वो हमारे पास, सॉरी सेकंड जो है वो क्या है? एज है। तो गिन लो कितने सेकंड बनते हैं। आगे चलते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, भाई अल्टीमेट सोर्स कौन सी एनर्जी की? सन है, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके। 36 प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स एंड टाइम। ठीक है, और ये चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, जब फोर्स एंड टाइम बनता है तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड टाइम, ओके, पावर एंड टाइम, ये सर ये क्या है? मैं आपको बताता हूँ। पावर बेटा किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन टाइम के। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि मैं टाइम को उठा के पावर के पास ले जाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ पावर, साथ में आ गया टाइम, विच इज इक्वल टू वर्क डन। ऑप्शन मिला कि नहीं मिला? ये देखो। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता था, ये एनर्जी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वर्क डन और एनर्जी का यूनिट सेम है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। तो पावर को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू एनर्जी। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। ओके, हो गया, बात समझ आ गई। 18, ये सॉरी ये नंबर गलत लिख दिया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं, खैर है। पार्टिकल परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इट्स एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, सर मैं आपको पहले पूरा समझाऊं। ये देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम। मैं ज़्यादातर यही लेता हूं क्योंकि मुझे बनाना ज़रा आसान लगता है, फिर भी गंदा ही बनाता हूं। आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये है इसकी मीन पोजीशन और ये है बेटा इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, ये है एंगल। अब यहां से जब इधर जाएगा ना,
तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगी। जब मीन पोजीशन पर आएगा फिर मिनिमम हो जाएगी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा फिर मैक्सिमम हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। देखो सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ऐसे करके यूं, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, तो फिर आप बताते हैं कि मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। टू एंड फ्रो इज मोशन इज कॉल्ड, ओ यार ये तो आसान है, क्या? ओसिलेटरी मोशन। किस्सा खत्म, आगे बढ़े। 40 पार्टिकल परफॉर्म ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं पहली फिगर बना लेता हूं इधर, ये देखो, पार्टिकल परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी? एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट, भाई मैं आपको ऑप्शन पढ़े बिना पहले बताता हूं, फिर देखते हैं ना। सर मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है यानी मिनिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो अब क्या काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम किधर? मीन पोजीशन पे। ठीक है, मीन पोजीशन नहीं, गलत। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। तो अब याद रखना, ये सब काइनेटिक एनर्जी के लिए है, ये सब पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पर, ये तो ठीक है। पोटेंशियल नहीं होती, गलत। दूसरे ऑप्शन पे आओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पर, एक्सट्रीम पर होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो ये वाला राइट ऑप्शन है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। 41 कहता है कि मास है एक बॉडी का 0.2 kg। ठीक है, ओके। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है और वो डिस्प्लेस, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है यानी ऐसे एक बॉडी है, कोई सरफेस पड़ी हुई है, इस तरह कोई सरफेस है, और इस स्पेस के ऊपर ये स्प्रिंग लगा हुआ है। इधर एक मास है जिसका जो मास कितना है 0.2 kg, और इसको हम यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलती है 40 सेंटीमीटर की। इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? 10 न्यूटन की। तो बताएं के की वैल्यू कितनी है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मास की वजह से जो फोर्स लग रही है वो तो जीरो हो जाएगी, तो मास तो काउंट नहीं होगा। क्यों जीरो हो जाएगी? ये देखो, मैं दोबारा समझाऊं इधर ना, ये देखो, इधर सरफेस है, मास कहां पड़ा है? सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पे वेट अप्लाई होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगी, तो मास और वेट, मास वाला किस्सा तो खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ वो फोर्स काउंट होगी जो आपने लगाई, और वो कितनी थी? 10 न्यूटन की। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? F इज इक्वल्स टू के एक्स। ओके, एक्स इज सॉरी के इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्स। तो बेटा फोर्स की वैल्यू है 10, एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 0.4। तो इसको करते हैं 0.4। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इसको सॉल्व कैसे करें? कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो क्या किया जाए भाई? जीरो है ना, पॉइंट से पहले वाला जीरो ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 100। बाद वाला होता तो नहीं लेके जाते, इस फिर भी ऊपर वाला जीरो कट जाता। पॉइंट से पहले अगर जीरो है ना तो वो ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 100, नीचे आ गया 4, कैंसिल करो तो आंसर आ जाएगा कितना? 25 है कहीं 25? ये पहला ही ऑप्शन है 25। ओके हो गया, सही हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। 42 विद एन इलास्टिक लिमिट द टाइम अप्लाइड इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इलास्टिक लिमिट किसकी बात कर रहा है? स्प्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी इलास्टिक बॉडी की बात कर रहा है। तो भाई ये तो इलास्टिक पर एक ही बंदे ने बात की थी, इन चारों में से वो है कौन? हुक्स लॉ। तो सीधी सी बात, इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अभी बता देता हूं। देखो एक स्प्रिंग है ये वाला, तो इतना बड़ा। अब हमने क्या किया? इसको 3 हिस्सों में काटा। कैसे? 1 2 या 3, तो ये बना के, ये भी बना के, ये भी बना के, तो आंसर इज 3 के। 2 हिस्सों में काटोगे तो 2 के, 3 हिस्सों में काटोगे 3 के, 4 हिस्सों में काटोगे तो 4 के। बात क्लियर हो गई? बड़े आसान से तुक्का।
आगे चलते हैं। हाँ, मास ऑफ, ये भाई ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आप पहले देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ऊपर यही क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा वीडियो लंबा करने के लिए सॉल्व नहीं करा रहा। आगे चलते हैं। वेव दैट रिक्वायर्ड अ मीडियम, ऐसी वेव जिसको सहारा चाहिए चलने के लिए, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास साउंड भी है ना। तो ऐसी वेव जिसे सहारा चाहिए चलने के लिए, और वो वेव्स कहलाती हैं सर मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ द ऑडिबल वेव्स इज, ओके, कितना है, टाइम पीरियड फाइंड कर रहा है, ओके जी, है ना। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या कहता है, फिर ये कहता है कि आपको क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू 1/T, लगा दो फॉर्मूला। F कितना है, 20 है। ओके, अब आपको करना क्या है कि मैं इसको पहले तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बनाता हूँ, 1/F, उल्टा कर दिया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/20। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, 0.05 इसका आंसर आ जाएगा। तो है कहीं पर, हाँ ये रहा ना, 5 × 10⁻², ये रहा आपके पास ऑप्शन। ओके, 47, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भाई रिपीट हो चुका, मैं ऐसे सॉल्व नहीं कराता, वीडियो नहीं लंबी करनी। आगे चलते हैं। पार्टिकल थ्योरी का कौन सा इसमें से सपोर्ट करता है, पार्टिकल थ्योरी सपोर्टेड बाय जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करता है। सो इसलिए मैं डायरेक्टली पहले से सॉल्व है ये, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्यों होती है, आगे चलते हैं, क्यों होती है बताओ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑकर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नहीं, किसी भी चीज में एब्जॉर्ब होने की वजह से होती है, नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट इज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट वेव्स ओवरलैप एंड कंबाइन, यस, जब लाइट वेव्स ओवरलैप होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो फिर उनके दरमियान इंटरफेरेंस होती है। तो सर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पोलराइजेशन लाइट, which नेचर ऑफ द लाइट, ओके, प्रूव्स द which द नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन जो है वो कौन सी लाइट को प्रूव करती है, ट्रांसवर्स वेव जो है वो बताती है कि हाँ जी ये लाइट पोलराइज है या नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो पोलराइजेशन होती नहीं है, ठीक है। इसलिए ये दोबारा याद रखना कि ये ऑप्शन आ सकता है कि क्या पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होती है, तो पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होती नहीं है, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती है। इसलिए अगर किसी वेव में पोलराइजेशन हो गई तो इसका मतलब वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव्स है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि पोलराइजेशन ऑफ द लाइट प्रूव्स, किसे प्रूव करती है कि वो ट्रांसवर्स वेव्स है, क्यों, क्योंकि उसी में तो पोलराइजेशन होगी। ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। लाइट पासिस थ्रो ग्लास, किसी ग्लास में से लाइट जो है वो पास करती है। ओके, सही बताओ या गलत बताओ, ये अजीब सा सवाल है ना। लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन एयर, नहीं, फॉल्स है। लाइट ट्रेवल इधर स्लो होगी गिलास में और बाहर फास्टर होगी, लेकिन ये ऊपर कह रहा है कि गिलास में तेज होगी और बाहर फास्ट होगी, तो ऐसा नहीं, ये हम नहीं मानते, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। 52, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर, हाँ जी, जब हवा में से, यानी ये पानी का ड्रम है कोई, और यहाँ से लाइट आती है और एंटर होती है, तो क्या होगा, ये होगा कि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी और उसकी स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। ये हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज में आ गया। हीट रिक्वायर्ड, ऑप्शन हीट में से आ गया, राइट। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg, 1 kg कोई मास है, कोई सब्सटेंस है, कुछ भी है, कितना है, 1 kg, उसको हीट चाहिए कितनी, पता नहीं, लेकिन क्या करने के लिए, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ऐसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अच्छा, अगर इसमें 1 kg नहीं होता तो फिर क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। एक बात बताऊं, देखो ये कोई सब्सटेंस है, मास इसमें गिवन नहीं है, पता नहीं कितना मास है, बहुत सारा मास है, लेकिन 1 kg नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर 1 kg होगा तो फिर ये कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच टर्म द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, किस में कांस्टेंट होता है? आइसोकोरिक में कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। ठीक है, यानी भाई ये कोर का मतलब पता क्या है? कोर का मतलब है वॉल्यूम और आइसो का मतलब है सेम। तो फिर समझ गए अब आप? हाँ, प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। हाँ, बड़ा आसान है यार, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ गए? मैं आपको पूरा बता देता हूं। देखो, आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर एक बॉडी है, मानो ये गैस का सिलेंडर है, ये बॉयल्स लॉ गैस लॉज में से आया है, सही है, ये सिलेंडर है। अब देखो ये क्या कह रहा है? कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है यानी पिस्टन मूवेबल है। प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि पिस्टन मूवेबल है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको यहां से दे दी हीट। जब आपने इसे हीट दे दी तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रखना है, या तो प्रेशर बढ़ता, प्रेशर नहीं बढ़ रहा क्योंकि पिस्टन मूव होगा। जब पिस्टन मूव होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्या है कहीं यहाँ ऑप्शन? हाँ जी, द वॉल्यूम इंक्रीज इन अ वॉल्यूम। आगे चलते हैं। 57, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर से एक सिलेंडर आ गया, ये देखो, ये एक सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर, और ये आ गया ऐसे कुछ, और कहता है कि वॉल्यूम अगर मैं बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर का क्या होगा, और प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम का क्या होगा। ये बॉयल्स लॉ में आया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये रखा। ओके, 58, एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये खुद पढ़ लेना जाके, है ना। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये तो बहुत ही आसान से सवाल थे, है ना। अल्फा रेज, अल्फा अल्फा होता है क्या? पहले तो ये बताऊं, देखो, कभी भी किसी न्यूक्लियस में से तीन तरह की पार्टिकल्स यानी एमिशन होती है, अल्फा की, बीटा की एंड गामा की। ठीक है, अल्फा रेस के पास बेटा +2 चार्ज होता है, बीटा रेस के पास -1 होता है, और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो अल्फा के पास यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी, प्लस माइनस पूछा है, तो आप लिख दो कि प्लस चार्ज है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन, जी बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है, पूरा इक्वल नहीं होता। पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है। आसान सी बात, सर ये पॉजिट्रॉन है क्या चीज? ठीक है, आप सुने, पॉजिट्रॉन का मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, प्रोटॉन आपने पढ़ा है, ऐसा एक पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो लेकिन चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। ठीक है, मतलब इसका अपोजिट हो, इस पर +1 हो और इस पर -1 हो। अच्छा, इसका भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी +1 -1 और इसका +1 है, लेकिन प्रोटॉन का जो मास है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम बड़ा है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो पॉजिट्रॉन के मास के बराबर है, यानी प्रोटॉन मास में भारी है, तो पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन में मास के भी बराबर है और चार्ज के भी एंटी बराबर है। एंटी बराबर से मुराद उस पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव है। तो ये याद कर लो कि पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल कहा जाता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स-रे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ जी पता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एक्स-रे। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद ही कर सकते हैं। नहीं कोई चीज़ समझ में आई तो ज़रूर पूछिएगा, आपसे आपको आपका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और पास्ट पेपर के साथ दोबारा आएंगे।